हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। तो कल हमने पढ़ा था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में कि अगर हमारी जो आर्टरीज हैं अगर वो क्या हो जाती हैं, अगर उनकी थिकनिंग हो जाती है या उनकी हार्डनिंग हो जाती है तो डेट इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आज हम आगे डिस्कस करते हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक है ना, देखें, जो आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है ना, उसी की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसको डिटेल में इसका मतलब इसकी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए, आपने याद रखना है जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, ये क्या चीज होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो आर्टरी की वॉल होगी ना, उसके अंदर एक प्लाक बन जाएगा। तो अगर आपके अंदर क्या होता है, प्लाक की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। तो प्लाक एक्यूमुलेशन इन द आर्टरीज, कि अगर हमारी जो आर्टीरियल वॉल है, ठीक है, तो आर्टीरियल वॉल के अंदर अगर हमारे अंदर क्या हो जाता है, अगर हमारे अंदर प्लाक एक्यूमुलेट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। उसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये कोई एक्यूट प्रोसेस नहीं है कि एक दो दिनों में हो जाता है, ये एक बड़े लंबे अरसे से प्रोसेस चलता रहता है। और ये क्या है, इट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ये क्या है आपका, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, मतलब कि एक दिन में नहीं होता, इसको काफी टाइम लगता है। फिर आपने याद रखना है कि जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये ज्यादातर या तो लार्ज आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, जैसे हमारी एओर्टा है, या फिर कैरोटिड आर्टरीज है, या फिर जो मीडियम साइज आर्टरी है, सबसे ज्यादा ये क्रोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। तो आपने याद रखना है कि मोस्टली ये क्या करता है, या तो हमारी जो लार्ज आर्टरीज है उसको इन्वॉल्व करेगा, या फिर हमारी जो मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं उसको इन्वॉल्व करता है। तो मीडियम मीडियम साइज आर्टरीज को ये इन्वॉल्व कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि मीडियम साइज आर्टरीज में क्या कौन सी आती हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है क्रोनरी आर्टरी। देखिए, क्रोनरी आर्टरी के अंदर अगर प्लाक बनेगा तो आपको एंजाइना हो सकता है, आपको एमआई हो सकता है, वो हम आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ना, ये अब्डोमिनल एओर्टा के अंदर होती है, और अब्डोमिनल एओर्टा के बाद ये क्रोनरी आर्टरी के अंदर होती है। क्रोनरी आर्टरी के बाद जो आर्टरी आती है जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, दैट इज योर पोप्लीटियल आर्टरी। और सबसे कम चांसेस होते हैं कि आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होगी इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी या तो अब्डोमिनल एओर्टा के अंदर, क्रोनरी आर्टरी के अंदर, पोप्लीटियल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी के अंदर देखने को मिल सकती है। फिर आपने याद रखना है कि हमारी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि इस एज के जो लोग होंगे उनमें हमें एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा कॉमन मिलती है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो सारे वही है जो हमने पीछे पढ़े थे डायबिटीज उसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, कि स्मोकिंग आ गई, हाइपरटेंशन आ गई, उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया आ गया। मतलब कि इसमें अगर हम मेन बात करें तो एक तो आपका हाइपरलिपिडीमिया है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो आपके क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसके अलावा आपने याद रखना है जो मेन होते हैं, ठीक है, जो मेल सेक्स है, तो मेल सेक्स के अंदर जो मेल्स होते हैं इनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। बट जो फीमेल्स होती हैं इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई फीमेल है और वो क्या है, वो उसका मेनोपॉज गुजर चुका है, तो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल, ठीक है, तो जो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल होगी उसके अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी बड़ा रोल प्ले करती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमें फैमिली हिस्ट्री वाले पॉजिटिव लोगों के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है। ये हमारी एक आर्टरीज के अंदर एक प्लाक की एक्यूमुलेशन है। अभी हम पढ़ेंगे कि प्लाक कैसे बनता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपकी या तो लार्ज आर्टरीज या स्मॉल आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरी, जो मीडियम साइज आर्टरी है उसमें क्रोनरी आर्टरी और जो पोप्लीटियल आर्टरी है सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। अब देखिए, इसके हम डिटेल में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लिखे कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जो पैथोफिजियोलॉजी है ना एथेरोस्क्लेरोसिस की, ये आपकी बुक ने नहीं लिखी हुई, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें होता ये है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपकी जो आर्टरी होगी ना, उसका जो एंडोथेलियम होगा उसकी इंजरी होगी। अब उसकी इंजरी क्यों हो सकती है, देखें, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है या किसी भी वजह से आपकी जो इसकी मतलब इंजरी हो सकती है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है दैट इज एंडोथेलियल इंजरी। आपका जो एंडोथेलियल सेल होगा आपकी आर्टरी का, उसकी सबसे पहले तो इंजरी होगी। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि जो आपकी लिपिड्स होंगी, अब फॉर एग्जांपल आपका एलडीएल है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो एंडोथेलियम था ना वो इंजर हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, इंजर हुआ। अब उस जगह पे जाके अब ये इंजरी क्यों हो सकती है, या तो आपको हाइपरटेंशन की, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा, आपका एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है, या फिर क्या है कि आपके अंदर क्या है, आप स्मोकिंग करते हैं।
तो स्मोक का जो होता है, स्मोक वाला भी क्या करते हैं, वो भी आपके एंडोथेलियल को इंजर करते हैं। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें सेकंड स्टेप की बात करें कि इसकी जो सेकंड स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर जिस जगह पे इंजरी होगी ना, वहां पे क्या होगी, लिपिड की एक्यूमुलेशन, वहां पे आपका लिपिड्स क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। अब आप कहते हैं कौन सा लिपिड एक्यूमुलेट होगा, तो आपने याद रखना है कि लिपिड की जो एक्यूमुलेशन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं। एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो एलडीएल होगा, इसकी क्या होगी, आपके अंदर एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। तो एलडीएल एक्यूमुलेशन इन इंटिमा, आपकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है इंटिमा, उसके अंदर क्या होगी, एलडीएल की एक्यूमुलेशन होगी। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो आपका एलडीएल होगा ना, इसके क्या बनेंगे, देखें सबसे पहले आपका एलडीएल होगा, ये जो एलडीएल होगा इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्री रेडिकल्स, ये जो एलडीएल होगा इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपका ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होगा, उसको आपके जो मैक्रोफेजेस होंगे वो क्या कर लेंगे, वो इनगल्फ कर लेंगे। तो इसको इसी तरह आप लिखें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें, आपका सबसे पहले एंडोथेलियल इंजर हुआ, एंडोथेलियल इंजरी के बाद आपका जो एलडीएल था वहां पे एक्यूमुलेट हुआ, एलडीएल ऑक्सीडाइज हुआ। इस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनगल्फ कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, बट कैन नॉट डिग्रेड। जो आपके मैक्रोफेज होते हैं वो आपके एलडीएल को इनगल्फ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको डिग्रेड नहीं कर पाते, तो बट कैन नॉट डिग्रेड। अब क्या है कि हमारे पास ऐसे मैक्रोफेजेस हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हमारे एलडीएल को इनगल्फ तो कर दिया, लेकिन उसको डिग्रेड नहीं कर पाए। तो आपने याद रखना है कि ऐसे मैक्रोफेजेस जिनमें क्या होते हैं, जो लिपिड लेडन होते हैं, तो लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड फॉर्म सेल्स। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके फॉर्म सेल्स बनेंगे। ये जो फॉर्म सेल्स हैं, दे विल फॉर्म द फैटी स्ट्रीक। ये क्या बनाएगी, फैटी स्ट्रीक बनाएगी। ये अभी हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। देखें, सबसे पहले आपका किसी भी स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर एंडोथेलियल इंजरी हुई, उसके बाद जो आपका लिपिड था वो वहां पे एक्यूमुलेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैक्रोफेजेस थे उन्होंने लिपिड्स को इनगल्फ तो किया, लेकिन उसको डिग्रेड नहीं कर पाए। तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, फॉर्म सेल्स। इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्म सेल्स कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरे स्टेप में आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आपके मैक्रोफेजेस ने आपके लिपिड्स को क्या किया था, इनगल्फ किया था, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये क्या करेगी, देखें, ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, ये देखें ये कैसे स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस थे, जो हमारे फॉर्म सेल्स थे, दे विल प्रोड्यूस साइटोकाइंस। वो क्या पैदा करेंगे, दे विल प्रोड्यूस साइटोकाइंस। ये जो साइटोकाइंस होंगे ये क्या करेंगे, ये आपके स्मूथ मसल की माइग्रेशन कराएंगे। तो ये जो स्मूथ मसल्स होंगे ये वहां पे जाके एक्यूमुलेट होंगे और एक कैप बनाएंगे, ठीक है। अभी हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा जो फॉर्म सेल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, दे विल प्रोड्यूस साइटोकाइंस, जिससे क्या होगा, स्मूथ मसल की क्या होगी, माइग्रेशन होगी। आपके उस एरिया पे जाके स्मूथ मसल क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कैसी होती है कि आपके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोलिफरेट, ठीक है। मतलब चौथा स्टेप ये है, आप इसमें लिखें, चौथे स्टेप की जो हेडिंग होगी दैट इज स्मूथ मसल सेल्स, कि आपके जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे आएंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोलिफरेट करेंगे। तो स्मूथ मसल सेल्स विल प्रोलिफरेट। जो आपके स्मूथ मसल सेल्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। किसके अंदर, आपकी इंटिमा के अंदर। किसके अंदर, इंटिमा के अंदर। और क्या करेंगे, दे विल फॉर्म फिब्रस प्लाक। वो क्या करेंगे, एक प्लाक बना देंगे जिसको हम फिब्रस प्लाक कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी ना बिल्कुल एबीसी से बात दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको लिख लें। देखिए, जो चौथा स्टेप है, हमारे जो स्मूथ मसल्स आए थे वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, एक फिब्रस प्लाक बनाएंगे। और आपने याद रखना है कि इस प्रोलिफरेशन का जो ग्रोथ फैक्टर है, कौन सी चीज इसको ड्राइव कर रही है, तो आपने याद रखना दैट इज प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जो आपके प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो इन स्मूथ मसल्स की क्या करवाते हैं, प्रोलिफरेशन करवाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि हमें इसको एक दफा रिवाइज करते हैं। देखिए, इसको रिवाइज हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो एंडोथेलियल सेल है उसकी इंजरी होगी। अब उसकी इंजरी क्यों हो सकती है, या तो आपका बीपी हाई हो सकता है, या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके एंडोथेलियल को डैमेज करेंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। फिर हमने कहा कि उस जगह पे जाके आपके जो लिपिड्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्यूमुलेट होंगे, तो लिपिड एक्यूमुलेशन होगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, देयर विल बी लिपिड एक्यूमुलेशन, कि आपका जो एलडीएल होगा वो उस इंटिमा के अंदर जाके एक्यूमुलेट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वहां पे जो आपके मैक्रोफेजेस होंगे वो उसको इनगल्फ कर लेंगे, लेकिन डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड
फॉर्म सेल्स। फिर हम जो तीसरा स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगी कि इस जगह पे आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिलेगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है कि जो आपके मैक्रोफेजेस होंगे दे विल प्रोड्यूस साइटोकाइन्स और आपके स्मूथ मसल की माइग्रेशन होगी। जिस जगह पे ये सारा मसला चल रहा है वहां पे आपके स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपके जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे इंटिमा के अंदर और एक प्लाक बना देंगे। और ये सारी जो ग्रोथ हुई है ये किसकी वजह से होगी, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं फिर आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक पिक्चर निकाली है, ठीक है, इससे आपको ये मजीद कवर हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपकी ना एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या एक ब्लड वेसल है। अब आप सबको पता है कि जो ब्लड वेसल है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड इंटिमा, उसके बाद जो दरमियान वाली लेयर होती है उसको मीडिया कहते हैं, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशिया। ठीक है, अब होता ये है कि सबसे पहला काम ये होगा कि हमारे एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है। क्या होती है, एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है। तो आपका जो एंडोथेलियल सेल होगा वो इंजर्ड होगा। उससे क्या होगा, उससे सबसे पहले आपके एंडोथेलियल सेल इंजर होंगे, वहां पे हमारे क्या जाएंगे, वहां पे हमारा एलडीएल जाएगा जो ऑक्सीडाइज होगा और एक फैटी स्ट्रीक बना देगा। तो अगर आप ये गौर करें तो जो सेकंड स्टेप है वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे हमारे लिपिड्स जाके एक्यूमुलेट हुए हैं, फॉर्म सेल्स बने हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, तो फैटी स्ट्रीक बन गई है। ये जो फैटी स्ट्रीक है, ये जो आपके फॉर्म सेल्स हैं और फैटी स्ट्रीक, ये क्या करेंगे, जो मैक्रोफेजेस है दे विल सेक्रीट साइटोकाइन, यहाँ पे साइटोकाइंस आएंगे। उन साइटोकाइंस की वजह से आपके अंदर क्या होगी, स्मूथ मसल की माइग्रेशन। ठीक है, क्या होगी, स्मूथ मसल की माइग्रेशन होगी। और ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, एक प्लाक बना देंगे। ठीक है, फिब्रस प्लाक बना देंगे। तो अब इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि आपकी जो पहले ब्लड वेसल बिल्कुल नॉर्मल थी, आपका एंडोथेलियल डैमेज हुआ और वहां पे लिपिड्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए, एक प्लाक बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड, शाबाश, इसको हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक। और जो ऊपर मैंने सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखी है वो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट करके लिखी है ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लेनी है क्योंकि बुक पे इस तरह ये नहीं लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें हमें सिम्टम्स क्या आएंगी। देखें, अब इसकी जो सिम्टम्स है ना, जो आपका ये जो एथ्रोस्क्लेरोसिस है, इसकी जो सिम्टम्स होंगी वो डिपेंड करेंगी कि आपकी किस आर्टरी के अंदर हुआ है। मतलब जिस भी आर्टरी के अंदर होगा आपको उसी के सिम्टम्स आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो आपका एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक है ना, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन गया है, तो जाहिर बात है आपका जो हार्ट होगा उसकी ब्लड सप्लाई लॉस हो जाएगी, उसको आपको एंजाइना हो सकता है, आपको एमआई हो सकता है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो आपकी बुक ने लिखा है उसको एक दफा देख लेते हैं कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बनता है तो आपको एंजाइना हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, या तो एंजाइना होगा या फिर क्या होगा, क्लोडिकेशन। क्लोडिकेशन का मतलब क्या है कि इसमें आप हल्का सा अपने मसल को यूज करेंगे तो आपके मसल की तरफ ब्लड नहीं जाएगा और आपको पेन होगी। तो अगर आप हल्का सा चलेंगे तो आपकी टांगों में पेन होगी। तो इट इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्लोडिकेशन। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, आपको एंजाइना हो सकता है, क्लोडिकेशन हो सकती है, और ये जो कंडीशन है ये कुछ देर के लिए एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को क्या होता है, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है लेकिन कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने छोटी छोटी बातें इसके याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो एथ्रोस्क्लेरोसिस है, मतलब कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, अगर हम इसको ठीक नहीं करते तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन। देखिए, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो बड़ी आसान है। सबसे पहले तो जिस भी आर्टरी के अंदर बनेगा ये क्या करेगा, ये हमारी ब्लड सप्लाई को कम करेगा। तो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एस्कीमिया। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको एस्कीमिया हो सकता है। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो क्या होगा, एस्कीमिया हो सकता है। सेकंड नंबर पे जिस भी आर्टरी के अंदर बनेगा उसके अंदर ये क्या करवा सकता है, ये आपकी मीडिया को डैमेज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो आर्टरी आउट बल्ज हो जाएगी। और अगर आउट बल्ज हो जाए हमारी कोई भी वेसल, इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म, दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। ये अभी हम पढ़ेंगे भी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों होता है। इसके आगे आप लिखें भी कि एन्यूरिज्म आपको क्यों हो रही है, तो आपने याद रखना है कि जो आपकी लीजन है, ठीक है, जो आपका प्लाक है, तो लीजन में डैमेज, ठीक है, ये क्या कर सकती है, लीजन में डैमेज द मीडिया, आपकी ब्लड वेसल की जो मीडिया है उसको डैमेज कर सकती है, तो इस वजह से आपको एनुरिज्म हो सकता है। थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है जो इसकी तीसरी कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि ये जो प्लाक होगा ना ये रप्चर कर सकता है, और ये सबसे खतरनाक है। देखिए, अगर ये प्लाक हमारी आर्टरी के अंदर बना था तो चले हम किसी ना किसी तरह ब्लड को पूरा कर रहे थे, बट अगर ये प्लाक क्या करता है, अगर ये जो प्लाक है ये आपका रप्चर करता है और आपके ब्लड के अंदर घूमना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बड़ी मसले वाली बात है। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, अगर ये जो आपका प्लाक है ये क्या कर सकता है, इट कैन रप्चर, और ये क्या कर सकता है, ये आपका मतलब एक एम्बोलस बन सकता है, आपकी किसी भी वेसल में जाके उस वेसल को ब्लॉक कर सकता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि फर्ज करें ये जो वेसल है ये आपकी कैरोटिड आर्टरी के अंदर, या कैरोटिड
के अंदर चला जाता है, तो अगर कैरोटिड के अंदर जाता है तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये एक एग्जांपल है कि अगर ये प्लाक रप्चर करता है तो इम्बोलस क्या करेगा, आपकी कैरोटिड के अंदर जाएगा और आपको स्ट्रोक करवा देगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपने इसके आगे याद ये रखना है कि ये जो आपका प्लाक होगा जब ये रप्चर करेगा तो इट में कॉज एक्यूट वेसल क्लोजर। ये क्या कर सकता है, ये आपके अंदर किसी वेसल को भी क्लोज कर सकता है, तो इट में कॉज वेसल क्लोजर, ये वेसल को भी क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो प्लाक रप्चर में ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये बड़ा आसान टॉपिक है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, आपने कहना है आर्टरी की वॉल के अंदर अगर प्लाक बन जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसके रिस्क फैक्टर आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, तो मैंने कुछ लिखे हैं जो आपने देख लेने हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले इंजरी होगी, फिर लिपिड एक्यूमुलेशन होगी, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी और फिर वहां पे एक प्लाक बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन आसान है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है ना दैट इज कॉल्ड एओर्टिक एनोरिज्म। देखिए जो आपका एओर्टिक एनोरिज्म होता है ये क्या चीज होती है, एओर्टिक एनोरिज्म इसमें क्या होता है, देयर इज द आउट बल्जिंग। एनोरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी अगर वेसल आउट बल्ज कर जाती है तो दैट इज कॉल्ड एओर्टिक एनोरिज्म। तो इसमें आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द लोकल डायलाटेशन, कि अगर किसी भी जगह पे आपकी जो एओर्टा है वो क्या हो गई है, वो डायलेट हो गई है, किसी भी जगह से बाहर उसका पेट निकला है या बाहर को वो क्या हो गई है, डायलेट हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एओर्टिक एन्यूरिज्म का मतलब क्या है कि इट इज द लोकल पैथोलॉजिकल डायलेटेशन ऑफ एओर्टा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एओर्टा वो क्या हो जाती है, पैथोलॉजिकली डायलेट हो जाती है। उसके अलावा हम अगर बात करें कि अच्छा इसमें देखिए हमारी जो एओर्टा है ना वो हमारी थोरेसिक एओर्टा भी होती है, अब्डोमिनल एओर्टा भी होती है। तो इसको हम ना दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं कि जो एओर्टिक एन्यूरिज्म है, अगर तो किसी बंदे की जो थोरेसिक एओर्टा है, ठीक है, अगर किसी बंदे की जो थोरेसिक एओर्टा है अगर वो आउट बल्ज होती है तो इट इज कॉल्ड थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो थोरेसिक एओर्टा होगी वो आउट बल्ज होगी, ठीक है। ये क्यों होता है, देखें इसमें आपने याद रखना है कि इट इज ड्यू टू वीकनेस इन द वॉल, कि इसमें आपकी जो एओर्टिक वॉल होगी ना उसके अंदर कोई वीकनेस होगी और उससे वो क्या हो जाएगी, आपकी आउट बल्ज होगी। अब इसके रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपने याद रखना है कि फर्ज करें कि हमारी ये एओर्टा है ना, देखें आपकी एओर्टा इस तरह होती है ना, ये आपकी असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद आपकी आती है आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, और आर्च के बाद क्या आती है आपकी डिसेंडिंग एओर्टा। तो आपकी जो थोरेक्स वाली एओर्टा है अगर इसके अंदर कोई भी डायलेटेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो आपकी ये वाली जो एओर्टा है ये इस तरह अगर क्या हो जाए, इस तरह ये डायलेट कर दे, ये बाहर को निकल आए, तो इट इज कॉल्ड थोरेसिक एनोरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म। और इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है दैट इज योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से आपको थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म होती है। उसके अलावा इसकी जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में आपने एक एमसीक्यू याद रखना है, दैट इज योर मारफान सिंड्रोम। जो मारफान सिंड्रोम होता है ना इसके अंदर आपको थोरेसिक एनोरिज्म मिलती है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो मारफान डिजीज है इसमें क्या होता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है ये, और इसमें हमारी जो थोरेसिक होता है वो आउट बल्ज हो जाती है। उसके अलावा इसकी जो थर्ड रीजन है दैट इज योर बाइकस्पिड वैल्व। और मैंने आपको ये पीछे भी बताया था कि बाइकस्पिड वैल्व हमें एक सिंड्रोम के अंदर ज्यादातर मिलता है, और वो कौन सा सिंड्रोम है, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि अगर आपको सिफिलिस का इंफेक्शन हो जाता है और वो आपकी एओर्टा तक पहुंच जाता है, आपकी एओर्टा के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनको वेसोवैसोरम कहते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है तो इससे भी आपकी जो एओर्टा है वो वहां से वीक हो जाएगी, तो इस वजह से आपको एनोरिज्म हो सकती है। तो इसकी जो आखिरी कॉज है दैट इज योर टर्शरी सिफिलिस। वो क्या है, आपकी टर्शरी सिफिलिस है। और टर्शरी सिफिलिस में आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है एंड आर्ट्राइटिस ऑफ वेसावजोरम। वेसावजोरम क्या होता है, हमारी जो एओर्टा होती है ना एओर्टा, तो एओर्टा के अंदर भी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। एओर्टा के अंदर भी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपकी ये एओर्टा है, ठीक है, तो एओर्टा की जो मतलब वॉल होती है वो काफी थिक होती है और एओर्टा को खुद भी ब्लड चाहिए, तो आपकी जो एओर्टा है इसके अंदर भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो मैंने डॉट लगाए हैं इन इन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, वेसावजोरम। तो अगर इन वेसावजोरम की क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू सिफिलिस, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड टर्शरी सिफिलिस। और ये टर्शरी सिफिलिस में आपके ऑर्गन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टर्शरी सिफिलिस भी एक वजह होती है आपकी थोरेसिक एनोरिज्म की। इसके अंदर आपने याद रखना है जब भी आपको टर्शरी सिफिलिस की वजह से जब भी आपको थोरेसिक एनोरिज्म मिलेगा तो इसके अंदर आपको एक अपीयरेंस मिलती है, इसको हम कहते हैं
ट्री बार्क अपीयरेंस। जिस तरह दरख्त के मतलब टहनियां होती है ना, तो दरख्त की टहनियों की तरह आपको अपीयरेंस मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्री बार्क अपीयरेंस, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आपने इसी तरह ही याद रखना है कि थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ना इसमें आखिरी जो बात है वो ये है, देखें आपकी उसने आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि एओर्टिक रूट डायलेटेशन में लीड टू द एओर्टिक वेल्व रिगर्जिटेशन। अब ये समझने वाला पॉइंट है, इसको हम कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मुझे बताएं, फर्ज करें कि ये आपकी ना एओर्टा है, ठीक है, दिस इज योर एओर्टा, ऐसी है। अब फर्ज करें कि आपकी जो जहां से एओर्टा स्टार्ट हो रही है ना, इसको हम एओर्टिक रूट कहते हैं। तो अगर यहां से ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम एओर्टिक रूट कहते हैं। तो अगर आपकी ये जो एओर्टिक रूट है यही डायलेट हो गई है, अब नीचे से क्या हो गई है, चौड़ी हो गई है, और इसके अंदर ये जो आपके इसके अंदर एओर्टिक वेल्व है उसके अंदर गैप आ गया, तो जाहिर बात है आपका जो एओर्टिक वेल्व है वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए उसके फ्लैप्स। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपका जो एओर्टिक वेल्व है वो लीक करेगा, तो इसको हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। तो उसने आपको ये बताया हुआ है कि अगर किसी भी वजह से आपकी जो एओर्टिक रूट है, अगर वो क्या हो जाए, अगर वो डायलेट हो जाए, एओर्टिक रूट डायलेटेशन, तो इसमें आपको क्या मिलता है, देयर इज एओर्टिक रीगर्जिटेशन। जो आपका एओर्टिक वेल्व होगा वो क्या हो जाएगा, वो लीक हो जाएगा, उसके अंदर रीगर्जिटेशन आ जाएगी। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल है जो आपने समझना है। उसके बाद आगे छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म। देखिए, जो आपका एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म होता है ये क्या होता है। देखिए, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म में आपने इतनी बात याद रखनी है कि इसमें ये होगा कि हमारी एब्डोमिनल एओर्टा क्या हो जाती है, हमारी एब्डोमिनल एओर्टा डायलेट कर जाती है। तो इट इज द डायलाटेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिन के अंदर जो एओर्टा है वो क्या होती है, डायलेट करती है। अब इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, देखिए फर्ज करें कि ये हमारा डायफ्राम है, ऐसी है ना, और आप सबको पता है कि जो डायफ्राम होता है इसके अंदर हमारी क्या होता है, एओर्टिक हियाटस होता है, जिससे हमारी एओर्टा गुजर रही होती है। अब ये जो एओर्टा है ये क्या करती है, ये जब L4 के लेवल पे आती है ना, जब ये L4 के लेवल पे आती है, मतलब कि आपकी जो किडनी का लोअर बॉर्डर है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फर्ज करें कि ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो किडनी का जो लोअर बॉर्डर है उस पे आती है, तो हमारी जो L4 के लेवल पे जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो क्या होती है, वो आपकी कॉमन किसके अंदर, कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर डिवाइड होती है। अब देखें, ऊपर से ब्लड आ रहा है और वो इस ये जो बाइफर्केशन पॉइंट है ना, इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो एब्डोमिनल एओर्टा की जो डायलाटेशन होती है उसका जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन इज एट बाइफर्केशन। आपका जो बाइफर्केटिंग पॉइंट है, ठीक है, तो बाइफर्केशन वाला जो पॉइंट होता है इस पे ये सबसे ज्यादा कॉमन है कि आपके अंदर क्या हो सकता है, यू कैन गेट एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म है, इट इज द पैथोलॉजिकल डायलाटेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी डायलाटेशन होती है, ठीक है, तो डायलाटेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसकी क्या होती है, पैथोलॉजिकल डायलाटेशन होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन एट द बाइफर्केशन। और मैंने आपको बताया कि बाइफर्केशन कहाँ पे होती है, जहां पे आपकी किडनी का लोअर बॉर्डर होता है, जहां पे L4 होती है, तो उस जगह पे जाके बाइफर्केशन होती है। ठीक है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे मोस्ट कॉमन ये होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म है ना, जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म है, इसमें होता क्या है, तो आपने कहना है इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज एथरोस्क्लेरोसिस। हमारी एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर हमने अभी भी पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर प्लाक बनता है वो भी एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर बनता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज एथरोस्क्लेरोसिस, इसमें ज्यादातर प्लाक बनता है और उसकी वजह से होता है। या फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा होती है, या फिर ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है, तो ये उसकी कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपने देखने हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कहना है कि इसके अंदर हमें साइन क्या मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा। तो इसके अंदर हमें एक मैस मिलता है। देखिए, चूंकि एक आपकी जो एओर्टा है उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड है, हाई प्रेशर ब्लड वेसल है, और इसमें क्या हो गया, एक आउट बल्ज आ गया, तो इसमें हमें क्या मिलता है, एब्डोमिनल मैस। और ये जो एब्डोमिनल मैस होता है ये क्या होता है, ये पल्सटाइल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एब्डोमिनल मैस मिलता है जो एक पल्सटाइल होता है, टाइम के साथ ग्रो करता है, तो ये किसकी निशानी है, इट इज द हॉलमार्क ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपने कहना है कि अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो आपका जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना, अगर जब तक ये रप्चर नहीं करेगा आपको कोई खास मसला नहीं होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। बट हाँ,
अगर ये रप्चर कर जाए, ठीक है, अगर ये जो आपका रप्चर है ये अगर रप्चर कर जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। और ये रप्चर कब करता है? जब इसका साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर, अगर इसका डायमीटर मोर देन 5 सेंटीमीटर होगा ना, फिर इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर ये रप्चर कर जाए तो फिर हमें एक ट्राइएड मिलता है। उस ट्राइएड के अंदर 3 बातें आती हैं। ट्राइएड में क्या होगा देखें, अब अचानक से आपकी एओर्टा फट गई है, रप्चर हो गई है, तो जाहिर बात है कि आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। और ब्लड लॉस होगा तो आपको क्या होगी? हाइपोटेंशन। तो सबसे जो पहला इसमें हमें साइन मिलेगा दैट इज हाइपोटेंशन। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है? पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस, ठीक है, इसमें क्या मिलता है? पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस, ठीक है, वो तो हमें मिलता ही मिलता है। और थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? फ्लैंक पेन मिलती है, ठीक है। इसके ट्राइएड के अंदर 3 चीजें आती है जब ये रप्चर करती है। एक क्या होगा? हाइपोटेंशन, क्योंकि हम हाइपोटेंशन कब मिल रही है? क्योंकि हमारे अंदर ब्लीडिंग हो रही है, हमारी जो सर्कुलेशन है उससे ब्लड जा रहा है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हमें पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस मिलेगा। और क्या मिलेगा? हमें फ्लैंक पेन मिलेगी। ये 3 चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। उसके अलावा आपने एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये याद रखनी है कि ये जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है ना, ये जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है, ये क्या कर सकती है? इट कैन कंप्रेस द लोकल स्ट्रक्चर। मतलब जाहिर बात है कि ये आउट बल्ज हुई है, इसका पेट निकल आया है, तो ये क्या करेगी? जो इसके आसपास स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये उसको भी कंप्रेस करना शुरू कर देती है। तो आपने कहना है इट कैन कंप्रेस द, ठीक है, इट कैन कंप्रेस द यूरिटर। ये क्या कर सकती है? ये हमारी यूरिटर को कंप्रेस कर सकती है। तो ये इसके अंदर 2-3 बातें देखें। एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है कि आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है अगर ये आउट बल्ज हो जाए तो इट इज कॉल्ड एओर्टिक एनोरिज्म। इसको हम इसमें क्या होता है कि आपको एक पेट के अंदर मैस मिलेगा जो पल्सटाइल होगा, ठीक है, जो क्या होगा? जो पल्सटाइल होगा। और जो पल्सटाइल होगा और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? जब वो रप्चर करता है तो उसका जो साइज है वो कितना होता है? वो मतलब मोर देन 5 सेंटीमीटर होगा तो रप्चर करेगा। इसके अंदर हमें एक ट्राइएड मिलता है जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, हाइपोटेंशन, पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस और फ्लैंक पेन। और ये क्या कर सकता है? इट कैन कंप्रेस द लोकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद में आपकी बुक ने एक डायग्राम बनाई है, उसको भी देख लेते हैं। देखें, आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना, अगर ये दोनों तरफ से आउट बल्ज करती है, देखें ये आपकी इस तरह से भी आउट बल्ज हो गई है और इस तरफ से भी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो दोनों तरफ से बल्ज करती है, इट इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। और अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है अगर वो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट हो लेकिन वो दूसरी साइड से इस तरह निकल आए, उसका पेट निकल आए, तो देन इट इज कॉल्ड सेकुलर एनोरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेकुलर। फ्यूजिफॉर्म क्या होगा? दोनों तरफ से। और जो आपका सेकुलर होता है इसमें क्या होता है? इसमें एक तरफ से आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो क्या हो जाती है? वो बल्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर कराया, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला छोटू सा टॉपिक है उसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखें, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ड्यू टू ट्रॉमा अगर हमारी जो एओर्टा है वो रप्चर कर जाए तो इट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर। जो ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर है इसमें क्या क्या चीजें आती है? देखें, इसमें क्या होगा? किसी भी ट्रॉमा की वजह से या डिसलरेशन की वजह से अगर हमारी जो एओर्टा है वो रप्चर कर जाए तो इसको ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इसमें सबसे पहले तो फर्क करें कि कोई अल्लाह ना करे किसी बंदे को ट्रॉमा लग जाता है या फिर क्या होता है? डिसलरेशन होता है। तो ट्रॉमा या डिसलरेशन, डिसलरेशन क्या होता है कि आप बड़ी स्पीड के अंदर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और गाड़ी आपकी अचानक से रुक जाती है। तो ट्रॉमा या डिसलरेशन की वजह से अगर आपकी जो एओर्टा है वो क्या हो जाती है? वो रप्चर कर जाती है। और मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट रप्चर होता है? एओर्टिक इस्थमस। एओर्टा का जो इस्थमस होता है ना, ये सबसे ज्यादा रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो एओर्टिक एओर्टिक इस्थमस कैन रप्चर, ठीक है, ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके अलावा इसमें आपने याद रखना है कि जब हमारी एओर्टा रप्चर करती है ना और हम एक्सरे करते हैं तो हमारी मीडियास्टिनम क्या होती है? हमारी दो लंग्स के दरमियान जो स्पेस है इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। तो हमें क्या मिलती है? वाइडेंड मीडियास्टिनम। हमारी जो मीडियास्टिनम होगी वो हमें क्या मिलेगी? वाइडेंड मीडियास्टिनम। ये एक्सरे पे हमें साइन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपने ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपने एक दफा इसको देख लेना है कि हमारे पास जो ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर है ये क्या होता है और इसके अंदर हमने क्या क्या बातें करनी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है तो उसको हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बट आप लोगों का एक जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं या आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ के, तो आप लोग कमेंट के अंदर पॉजिटिव कमेंट्स दें ताकि जो हमारी वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक रेफर हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सके। उसके अलावा आप लोगों की दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको इस इन लेक्चर से फायदा हो रहा है तो जो आपकी मैनेजमेंट है आप एक तो उनका
शुक्रिया अदा करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये लेक्चर्स लाजमी रिकमेंड करें ताकि वो भी सीवीएस सिस्टम सीख सकें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग पढ़ने वाले बने, इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपकी जो फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक है ये आपको अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।